आज हम लोग कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करेंगे और कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फंडामेंटल क्या होता है जिसको एम से डिनोट करते हैं। फिर हम रिलेशन देखेंगे किसका, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का अलॉन्ग विद द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को जब सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में डिनोट करना होता है या शो करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो तरीका क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिल्कुल मस्त तरीके से बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि कपल्ड सर्किट्स के। तो व्हाट आर द कपल्ड सर्किट्स। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कपल्ड सर्किट्स होते क्या हैं। कपल्ड सर्किट्स का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के आपको मशीन सब्जेक्ट में भी इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। आप डॉट कन्वेंशन वगैरह बनाते हो तो वो इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, देखिए कपल्ड सर्किट्स यानी कि कोई ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर किसी एक सर्किट का पैरामीटर, किसी एक सर्किट में अगर आप कोई भी इनपुट पैरामीटर को चेंज करते हैं तो दूसरे पोर्शन पर उसके आउटपुट पैरामीटर्स में बड़े चेंजेस आते हैं। भले ही दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली ना भी जुड़े हों तो भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकली दो सेक्शंस जो होंगे वो आइसोलेटेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन स्टिल आप एक सेक्शन में इलेक्ट्रिकल इनपुट में चेंज करते हो तो दूसरे सेक्शन में भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज आने लग जाता है। तो ऐसे केसेस जो है वो कहाँ पर लागू होते हैं, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि दोनों कॉइल्स एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड है। ठीक है, बट ये सिर्फ दो अलग अलग सेक्शंस में हो या दो अलग अलग कॉइल्स में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये चीज़ सेम कॉइल के अंदर भी ऐसा कुछ इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी के हिसाब से हमारे पास बनता है कपल्ड सर्किट्स के अंदर दो अलग अलग कंसेप्ट कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है या सेल्फ इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए तो कपल्ड सर्किट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। दो सर्किट्स which are electrically isolated, which are electrically isolated from each other, yet any change in electrical parameter, of first section causes the change in second are known as coupled circuits। ठीक है, this change is also observed within the circuit। विद इन द सर्किट मतलब ये होता है, इससे ये आखिरी वाली लाइन जो है उसका मतलब ये निकल के आया कि ये जो चेंज है ये जरूरी नहीं कि दो अलग अलग कॉइल्स होंगे तभी होगा। ये सेम ऐसा ही चेंज आपको सेम कॉइल के अंदर भी दिखाई देता है कि एक कॉइल जिसके अंदर आप सप्लाई दे रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंज करते हैं तो हो सकता है उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसमें चेंजेस आ जाए, इंडक्शन जो है उसका चेंज हो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कपल्ड सर्किट्स। कपल्ड सर्किट्स में दो वैरायटी होती है हमारे पास, दो टाइप के कपल्ड सर्किट्स होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना से देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरी टाइप की कपल्ड सर्किट्स का फिनोमिना जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस से समझ में आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना इसीलिए यहां से निकल करके आता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस जो है वो समझने के लिए इसको समझते हैं हम लोग। एक डायग्राम देखते हैं। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक ऐसा सोलेनॉइडल सेक्शन है। ठीक है, लेट सपोज कि आपके पास ऐसा एक सोलेनॉइड सेक्शन है। ऐसा, अब ये जो सोलेनॉइड सेक्शन है इस पर आपने कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स जो है वो प्लेस कर दिए, कुछ इसका एरिया होगा, कुछ इस सोलेनॉइड की लेंथ होगी, ये सारी चीजें फिक्स्ड होंगी अपनी जगह पे। ठीक है,
अब इस पे हम लोग सपोज कर लीजिए कि कोई सप्लाई दे रहे हैं, इस सोलेनॉइड पर हम लोग कोई सप्लाई इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब जब आप इनपुट सप्लाई करेंगे और लेट अस सपोज कि आप करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी, तो आप सभी को पता है कि इंडक्टेंस का फिनोमिना जो है वो ये शो करेगा, जिसकी वजह से ये अपोजिशन ऑफर करेगा उस चेंज को। इंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और वहां से हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब जब आप किसी इंडक्टर के थ्रू करंट सप्लाई में सडन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इट विल स्टार्ट अपोजिंग इट। तो कैसे अपोज करेगा? तो जब आप करंट को चेंज कर रहे हैं, जो डी आई बाई डी टी मैंने लिखा है, इफ द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पर सेकेंड की चेंज जो है वो आप करंट का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ जो होगा, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लीजिए 1 वोल्ट का होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, जिसकी यूनिट होती है 1 हेनरी। तो इसकी यूनिट कहलाती है 1 हेनरी की। 1 हेनरी का अपोजिशन या सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ये कॉइल पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस को जल्दी से यहां पर लिख लेते हैं, इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक फिनोमिना यही है। इसको समझने के लिए एक और तरीका आपको मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इसको अभी लिखते हैं हम लोग। सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक फिनोमिना ये बोलता है कि द चेंज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस of 1 Henry represents an induction of EMF, an induction कि एक EMF जो है वो इंड्यूस हो रहा है, an induction of EMF of 1 volts when the current through the coil changes at a rate of 1 ampere per second। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसको अपोजिशन ऑफर करेगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड विद कैपिटल एल। सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो होती है हेनरी। तो हमको ये समझ में आ गया कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हुआ कि 1 वोल्ट का ईएमएफ लगा, किसके लिए? डिवाइडेड बाय तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन एम्पियर्स पर सेकंड। तो इसकी यूनिट और कैसे बता सकते हो आप? इसकी यूनिट आप ऐसे लिख सकते हो, वोल्ट्स अपॉन एम्पियर पर सेकंड। ऐसा लिखा जा सकता है, वोल्ट्स अपॉन एम्पियर पर सेकंड के फॉर्म में। और इसी से सेकंड्स को ऊपर भेज दो तो आप लिखोगे वोल्ट्स इंटू सेकेंड्स अपॉन एम्पियर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हेनरी। तो 1 हेनरी कभी आपको इस तरीके से पूछेगा तो ऐसे भी बता सकते हो, बट ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा आपको। ये आपको खुद से यूनिट बतानी है, वहां पर इतना ही सफिशिएंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, वो कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछता है इस तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सिटी पेपर में आपको अलग से नहीं पूछेगा ये चीज़। तो आपको बस स्पेसिफिकली इतना पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है। यूनिवर्सिटी पेपर में आपको डेरिवेशन देता है नॉर्मली कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिराइव करके बताओ, 7 नंबर से 15 नंबर के आसपास इसका मार्क्स जो है वो अटेन होता है, ठीक। तो अब हमको यहाँ से ये पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल का एक्सप्रेशन आता कैसे है। तो भाई जो फ्लक्स यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई करंट। किसी कॉइल के भीतर जो फ्लक्स बन रही है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी कि कितना आप करंट भेज रहे हो वहाँ पे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में आप देखते हैं, सो इट बिकम्स फाई इज इक्वल्स टू एल आई। सो वी कैन से कि एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडर करोगे तो आप लिखोगे एल इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेशन ए लिख करके चलिए। तो एल जो होता है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है फ्लक्स है, कितनी सप्लाई करंट आप दे रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स कैसा है, उस हिसाब से इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हम लोग बताते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब आपको यही चीज मैं पूरे सोलेनॉइड के लिए जिसपे एन नंबर ऑफ टर्न्स है उसके लिए बनाकर बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई हम लोग बता दिए, या एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई भी आप लिख सकते हो।
अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम फिक्स्ड या कांस्टेंट ले लें तो L इज इक्वल टू 5/I भी लिखना उतना ही सही है। तो अब इससे सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे बनता है, चलिए एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, expression of self inductance for a solenoid। सोलेनॉइड जहां पे हम लोग प्रॉपर उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी कंसीडर करेंगे, उसके एरिया को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। अब यहाँ पे उसकी एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, परमिएबिलिटी, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको बताना है कि एल की वैल्यू अब कैसे वेरी होती होगी। चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि कैसे सोलेनॉइडल सेक्शन के लिए वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले से हमको पता है कि B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है ना। इस फॉर्मूले से हमको ये पता है कि B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो चलिए यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू बताइए। फ्लक्स इसको ऐसा लिख सकते हैं कि B इंटू ए, फ्लक्स का एक्सप्रेशन ये हो सकता है फिर, ठीक है। अच्छा, B को और क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि सिंस B इज इक्वल्स टू म्यू एच और also H is equals to Ni/L। so अब लिख सकते हैं हम लोग फाई में यही वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू Ni/L इंटू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। B की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, म्यू H लिख दिया, मतलब म्यू इंटू Ni इंटू A/L, ठीक है। म्यू को भी चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हमको सेल्फ इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन से ये चीज पता है कि since L is equal to n phi/I, हम तो सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करने बैठे, तो हमको क्या देखना है, L इज इक्वल्स टू n phi/I, ठीक। या फिर L इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट करंट, फ्लक्स पर चेंज इन करंट या पर यूनिट करंट के फॉर्म में, ठीक। अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, ये म्यू का एक्सप्रेशन हमारे फाई का एक्सप्रेशन हमारे पास है म्यू Ni/A डिवाइडेड बाई L, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर है, n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स है, तो उसको अज्यूम करते हुए देखिए n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स है, तो मेरा L का एक्सप्रेशन अब यहां से हो जाएगा, म्यू के लिए मैं लिखता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, n पहले से था, n यहां पे फिर से आ गया, तो n का स्क्वायर इंटू IA डिवाइडेड बाई L I, डिवाइडेड बाई ये L और ये I, ठीक है। I और I कैंसिल आउट कर दो आप दोनों साइड से, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया कि किसी भी सोलेनॉइडल सेक्शन के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इस फॉर्म में रहती है, ठीक है, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L, ठीक। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि L का एक्सप्रेशन जो है वो n के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के फॉर्म में अगर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को आप डबल करते हो तो L पे 4 गुना असर पड़ रहा है इस चीज का, ठीक। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है भाई। तो सोलेनॉइडल सेक्शन का सेल्फ इंडक्टेंस इससे एक्सप्रेस करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे, तो हमको ये समझ में आता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में कि अगर कोई कॉइल है तो उसके खुद के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं या उसके एरिया है, जो ये लेंथ है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, इन फैक्टर्स के ऊपर क्या होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस वेरी करेगा, ठीक। और एल का रिलेशन फाई और आई से आपको पता है, तो उस हिसाब से आप डेटा कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के हिसाब से। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपको ट्रांसफार्मर के लेवल पर ही बताऊंगा ताकि आपको उस चैप्टर में पढ़ने में बड़ी आसानी हो, वहां पे ये चीज़ फिर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके पास ऐसे एक ट्रांसफार्मर का कोर है ना, लेट अस सपोज कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर कोर है हमारे पास। अब ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, इसके अराउंड हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखा है, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई,
और इस तरफ हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड, ये पूरा चीज़ है हमारे पास अवेलेबल। बताइए क्या दोनों की दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है क्या? ट्रांसफार्मर के कोर में आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वाइंडिंग्स के बीच में नहीं होता है। नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, ओनली दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। ठीक, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मैग्नेटिकली एसोसिएटेड है एक दूसरे से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना क्या बोलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना ये बोलता है कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसे दो कॉइल्स हैं, लेट अस सपोज कि आपके पास ऐसे दो कॉइल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर के एग्जांपल में दिख रहा है, और ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के से मैग्नेटिकली तो लिंक्ड है बट इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है। ऐसे केस में जब हम किसी भी एक कॉइल से जब सप्लाई देते हैं, है ना, यहाँ पर सप्लाई पोटेंशियल जो है वो जब हम लगाते हैं, या साइनोसॉइडल नेचर की सप्लाई भी दे सकते हैं ऐसे, तो सप्लाई सपोज कर लो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एक कॉइल से जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ अपना सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा, जिसको कि हम फाई टोटल बोलेंगे, या फाई खाली लिख दो आप। कुछ ना कुछ तो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा ना, कि भाई चलो ठीक है प्राइमरी साइड है तो φ1 का फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक, लेकिन चूंकि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिकली जुड़ी हुई है एक दूसरी कॉइल भी, ठीक, जो इलेक्ट्रिकली इसका कोई कनेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिकली ओपन है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन क्या होगा कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक हो जाएगी इस बगल वाली कॉइल के साथ। इसको साई से डिनोट कर सकते हो या फिर इसको φ12 लिख सकते हो आप, कि ये क्या कहलाता है, दिस इज द लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स, लीकेज नहीं, ध्यान रखिएगा, दिस इज द लिंकेज फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये फ्लक्स का लिंकेज होगा कॉइल नंबर 1 से कॉइल नंबर 2, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 से डिनोटेड है। अब जब ये वाली फ्लक्स इस N2 नंबर ऑफ टर्न्स के कंडक्टर के साथ लिंक होगी, कॉइल के साथ लिंक होगी, तो ऑब्वियसली जब दोनों का इंटरेक्शन होगा, और अगर सपोज कर लो ये चेंजिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उसके इस कांस्टेंट कंडक्टर से या स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक होते ही वहां पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी फैक्टर जो यहाँ पर बन रहे हैं, आपको जो E2 मिल रहा है या I2 मिल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसका रिलेशन होना जरूरी है। ये जो E2 जो निकल के आ रहा है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स N2 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो ये E2 कितना होगा? क्या ये I2 पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं, ये सप्लाई करंट I पे डिपेंड कर रहा है या I1 पे डिपेंड कर रहा है। जो प्राइमरी साइड की करंट में अगर मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ तो इस ईएमएफ में बदलाव आएगा। प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स में अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो ईएमएफ में चेंज नहीं आएगा। जब सेकेंडरी की खुद की नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करूंगा तब ईएमएफ में चेंजेस आएगा। तो हमको ये पता लगाना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इन दोनों के बीच में कितना एक्ट कर रहा है, कितनी फ्लक्स लिंक होगी, उस हिसाब से कितना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा फ्लक्स लिंकेज जो है, या पूरा का पूरा जो दोनों कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसको पता करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से हम लोग ये टॉपिक जो है इसको देख रहे हैं। इसमें डिटेल में मैं आपको ये डायग्राम बनवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सबसे पहले। सो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? सो इट इज बिटवीन two coils which are electrically isolated but magnetically linked। ठीक है, मैग्नेटिकली एक दूसरे से लिंक्ड होंगे ऐसे कंडीशन पर। अब यहाँ पे ना दो केसेस बनते हैं। अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया जहाँ मैंने आपको बोला कि कॉइल 1 से हम सप्लाई देते हैं और कॉइल 2 में चेंजेस हो जाते हैं। इसी का उल्टा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, दो केस के फॉर्म में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले लिखते हैं केस 1, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं? सप्लाई फ्रॉम कॉइल 1। सप्लाई जो है वो पहली कॉइल से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सिनारियो देखते हैं, इसका पूरा प्रॉपर सर्किट बना के देखते हैं अब। तो अब हम लोग कॉइल 1 से सप्लाई देने जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर।
ये दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के आमने सामने प्लेस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स जो है वो प्लेस कर देते हैं। ये कंडक्टर वाइंडिंग जो है ये हम लोगों ने लगा दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके ठीक सामने हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। ऐसे यहाँ से जो सप्लाई पोटेंशियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेट इट बी V1 ऑन दीज टू एंड्स। इससे जो करंट आ रही है इसको I1 बोल दिया हम लोग। सिमिलरली यहाँ से जो इंड्यूस्ड करंट जा रही है ये I2 कहला गई। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इंड्यूस्ड EMF E2 या V2, जो भी आप नेम दे दो इसको, E2 या V2, जैसा एक्सप्रेशन आप चाहो। अच्छा, नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स भी होंगे कुछ, तो यहाँ पर N1 टर्न्स रख देते हैं और यहाँ पर N2 टर्न्स रख देते हैं। ठीक, अच्छा, दो और चीज़ें ऐड कर देते हैं इसके अंदर, दो और चीज़ें ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर इसका सेल्फ इंड्यूस्ड जो फ्लक्स है उसको मैं phi1 लिख देता हूँ। ठीक, अब चूंकि मैं सप्लाई पहली वाली कॉइल से दे रहा हूँ तो लिंकेज जो होगा वो फर्स्ट कॉइल टू सेकंड कॉइल देखना है मुझे। ठीक, तो फ्लक्स लिंकेज जो है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एज phi12 या psi12, आपको जिसमें आप चाहें आप उसको एक्सप्रेशन जो है उसको रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये इतनी क्वांटिटीज हमारे पास अभी के लिए अवेलेबल है, फिर देखते हैं आगे और किस चीज़ की नीड है। तो सभी चीज़ों का बेसिक्स समझ आ गया आपको कि कौन सा चीज़ क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, किस बात को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख देता हूँ। N1 N2 आपको पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। V2 जो हो गया, V2 इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक, यहाँ पर phi1 जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स है, जबकि phi12 जो है वो है फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम द प्राइमरी, या फ्रॉम कॉइल 1 बोल लो आप इसको, फ्रॉम कॉइल 1 टू कॉइल 2। ठीक है, ये phi12 का एक्सप्रेशन है, इस कॉइल से दूसरे कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स। ठीक है, और I1 जो है आपका सप्लाई करंट है इस बार, I1 इज द सप्लाई करंट। सिमिलरली I2 इज आवर इंड्यूस्ड करंट। जब सेकंड केस लेंगे तो ये I2 जो है वो सेल्फ या वो सप्लाई करंट बन जाएगा और I1 जो है वो इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हो आप, सपोज कर लो यहाँ वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको बताना है, तो आप क्या लिखोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज V इज इक्वल्स टू LdI/dt। एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, V का एक्सप्रेशन जो है LdI/dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक बना देते हैं कि हम कौन से V की बात कर रहे हैं और कौन से करंट की बात कर रहे हैं। अब ये स्पेसिफिक करना जरूरी। तो यहाँ पर मैं जिस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, मैं इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात कर रहा हूँ जो सेकेंडरी साइड पे मुझे मिलेगा। ये अब बताओ कौन सी करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि सर I2 पे डिपेंड कर रहा है, बट I2 पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो भी इंड्यूस होकर के आई हुई करंट है। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी साइड करंट, क्योंकि जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं उस करंट पे डिपेंड करेगा। सो इट विल बी di1/dt। अब ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्पेसिफिक होता जा रहा है। ठीक है, चलिए और इस पे डिटेल्स जो है ऐड करते हैं। तो V V2 इज इक्वल टू di1/dt। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो आई कैन से कि V2 इज इक्वल टू m di1/dt। V2 इज इक्वल टू m di1/dt। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। V इज इक्वल टू LdI/dt की जगह पे मैं MdI/dt यूज कर रहा हूँ, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, नॉट सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसलिए LdI/dt का एक्सप्रेशन मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह MdI/dt। ठीक, तो दोनों कॉइल्स के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इस M से डिनोट हो रहा है। अब इसी को पता लगाना है आखिरी में। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पर। देखिए V2 एक्सप्रेशन आप लोगों ने इससे रिलेटिबिलिटी देख लिया। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं हम लोग, वो फॉर्म रहेगा मैग्नेटिक फॉर्म, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, कुछ क्वांटिटी जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इसी V का मैग्नेटिक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, इसी V का मैग्नेटिक एक्सप्रेशन बनाता है। कैसे बनेगा एक्सप्रेशन, ऑल्सो वी कैन से कि V इज
इक्वल टू V इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। जो वोल्टेज होगा वहां पे या ईएमएफ जो होगा, मैं तो यहाँ पे लिख दिया कि ईएमएफ E2 या V2 एक ही है, तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन है एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, या वोल्टेज V2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसको स्पेसिफाई करूँ अगर मैं कि नहीं, मैं यहाँ पे स्पेशली V2 की बात कर रहा हूँ, तो n कौन सा वाला डिपेंड करेगा, किस n पे डिपेंड करेगा, ये n2, अभी जस्ट बात किए थे हम लोग, तो दिस n शुड बी n2। अच्छा, आप ये सोच के बताइए कि कौन से फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ये किस फ्लक्स में होने वाले बदलाव से V2 की वैल्यू बदल जाएगी। क्या φ1 चेंज होगा उससे V2 बदलेगा, या फिर φ12 यानी कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उस पर बदलेगा। देखिए φ1 मान लीजिए किसी सर्किट में, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 3 मिली वेबर की फ्लक्स है, तो ये पूरा 3 का 3 मिली वेबर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करने में नहीं यूज हो रहा है। इसमें से हो सकता है कि φ12 जो है वो केवल 2 मिली वेबर है। तो ये कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना लिंक हो रहा है बगल वाली कॉइल के साथ, उससे हमको मतलब है। कितना बना ओरिजिनली उससे ज़्यादा मतलब नहीं है हमको, ठीक है। कितना फ्लक्स का लिंकेज हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना होगा हमको। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमको यहाँ पे φ1 की जगह पे φ12 लिखना ज़्यादा सही लगेगा, तो φ12 लिख लीजिए आप यहाँ, तो यू विल राइट इट एज φ12। तो एक और एक्सप्रेशन आ गया, दोनों ही V2 के एक्सप्रेशन है, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे से। सो इक्वेटिंग बोथ द एक्सप्रेशंस, जैसी आप इक्वेट करेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है m di1 बाई डी टी, और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आपके पास है इज इक्वल्स टू n2 d∅12 डिवाइडेड बाई डी टी। किसकी वैल्यू हमको चाहिए, हमको m की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। सो फाइनली वी विल गेट m इज इक्वल टू, finally we will get the expression for m is equals to n2 d∅12 upon dt into di, sorry, into dt upon di, है ना, उस तरफ गया तो ये अपॉन में आ गया, ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो dt और dt दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास अब फाइनल एक्सप्रेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या बचता है, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास है m इज इक्वल्स टू n2 d∅12 अपॉन di1, दिस इज di1। देख लीजिए इसको, सेम तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर पता लगानी है तो ये उसका बेसिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस का म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस of mutual inductance for case 1। केस 1 इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि ये पता रहे कि हम पहली कंडीशन जो लिए हैं कि भाई सप्लाई कॉइल 1 से दे रहे हैं और कॉइल 2 पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस इस एक्सप्रेशन पे बेस होता है। ऐसे ही जब आप केस 2 का डेरिवेशन कर सकते हैं, अगर आपने केस 2 का डेरिवेशन किया, चलो नेक्स्ट पेज पे आपको करवाता हूँ ये चीज़। ऐसे ही जब सेकेंड टाइम आप लेंगे, अब देखिए आपको ईजी पड़ेगा, ये केस 2 आप लिखते हैं। अब सेकंड केस जो है इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर सप्लाई किससे देंगे, सो द सप्लाई फ्रॉम कॉइल 2, पूरा सिनारियो वही है। अब इस बार कॉइल 2 जो होगा उससे सप्लाई करंट आएगी और कॉइल 1 जो होगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बन के मिलेगा हमको, ठीक है। देखिए किस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देगा, इसका अरेंजमेंट देखते हैं फटाफट से, एकदम ईजी है, तुरंत बनाते हैं। तो लेट अस सपोज अगेन दिस इज आवर सेम प्राइमरी कॉइल और इसके सामने लगी हुई है सेम हमारी सेकेंडरी कॉइल, ऐसे। इस बार यहां से मैं V2 जो है वो जो प्रोवाइड कर रहा हूं ये सप्लाई वोल्टेज कहलाएगा इस बार, जिससे कि सप्लाई करंट बन जाएगी I2। कुछ यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, यहाँ N1 यहाँ N2। अब बताइए कि इस बार जो मेन फ्लक्स होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो सेकेंडरी साइड पर बनेगी ना, क्योंकि सप्लाई हम यहीं से दे रहे हैं, तो मेन फ्लक्स वहाँ पर होगी। इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी I1, और इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 या V1 कहलाएगा इस बार, ठीक। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो इस बार जो फ्लक्स होगी वो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स, वो आपको यहाँ मिलेगी,
जिसको कि phi2 बोलोगे आप, ठीक। आपको इसके इस टोटल फ्लक्स में से कुछ ना कुछ लिंक होगी सामने वाले कॉइल के साथ, कुछ ना कुछ फ्लक्स का लिंकेज भी होगा ना। तो जो फ्लक्स लिंक करेगी उसके लिंकेज को आप phi21 बोलिएगा, कि 2 से बनी और 1 से लिंक हुई, मतलब 2 पर बनी और 1 से लिंक हुई, दैट इज कॉल्ड phi21। psi21 भी लिख सकते हो, नाम के ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको शो कर सकते हो, ठीक। और फिर उसके ऊपर बेस करके ये आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन बताना है। तो अगेन आप सेम चीजें लिखेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से मैं नहीं लिख रहा हूँ चीजें, आप बस मीनिंग किसका किसका बदल गया वो लिखिएगा। इस बार V2 इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं है, इस बार ये सप्लाई वोल्टेज। I2 जो है वो सप्लाई करंट है, जबकि इस बार I1 जो है इट विल बिकम द इंड्यूस्ड करंट। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब एक्सप्रेशन अगर मैं बताऊं यहाँ पे वोल्टेज का, तो वी कैन से कि वोल्टेज, इस बार कौन सा वोल्टेज बताना है आपको, V1 बताना है। तो वी कैन से कि वोल्टेज V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, बट विच करंट, करंट I2, ठीक है। di/dt पे से प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन I2 करंट पे डिपेंड करेगा वो, ठीक। ऑल्सो अगर मैं मैग्नेटिक फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बताऊं, इन मैग्नेटिक फॉर्म, तो कैसे इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू NdΦ/dt। अब आपको भी पता है कि n में कौन सा n की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब हम सेकेंडरी साइड मतलब प्राइमरी साइड पर देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड होके आ रहा है, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो लेट इट बी N1, फिर d फाई है, तो फाई कौन सा वाला फाई हो जाएगा, phi21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, phi21 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। सो दिस इज आवर V1। तो अब ये जहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी था इसको भी जरा ठीक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल्सो V1 इज इक्वल्स टू MdI1/dt, और 1 की जगह 2 कर लो इसको, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, दोनों के दोनों देखिए V1 के एक्सप्रेशन आए। अब दोनों को फिर से इक्वेट करते हैं पिछली बार की तरह, तरीका बिल्कुल सेम है, अब कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ, इन दोनों को अब इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट किया तो क्या एक्सप्रेशन आया अपने पास एक्सप्रेशन आया, देखिए यहां से एक्सप्रेशन आया MdI2/dt, MdI2/dt is equal to N1 dφ21/dt। ये एक्सप्रेशन है, इससे m की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ पे कि फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने का हो रहा है। सो वी कैन से कि m इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अब आपको पता है कि उधर गया कैंसिल आउट हुआ, तो यू कैन से कि m इज इक्वल्स टू N1 dφ21/di2। तो ये एक्सप्रेशन तब बनता है जब प्राइमरी साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है और सेकेंडरी साइड जो है वो सप्लाई करंट दे रहा है। दोनों की दोनों कंडीशंस का सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका फंडामेंटल आपके सामने अब है, अवेलेबल है, कि वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ किस कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस कॉइल की आप बात कर रहे हो जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। कौन से फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, तो जहाँ पे आपने सप्लाई दिया वहाँ से लेके जहाँ तक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला उस जगह का कौन सा यहाँ पर जो लिंक्ड फ्लक्स है उसके ऊपर, और सप्लाई करंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके चेंज के आधार पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर केस 2। ये डेरिवेशन आपको यहाँ तक का डेरिवेशन जो है वो पूछता है एग्जामिनेशन में। कभी कभी क्या करता है कि इसी डेरिवेशन में आपको ये बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक्सप्रेशन भी बताइए, ठीक है, या ये बताइए कि दोनों के दोनों कॉइल्स के बीच में जो कपलिंग का स्टेटस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका भी आपको मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, एडिशनल है छोटा सा इसके साथ, बाकी मेन डेरिवेशन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बट अगला पॉइंट एक और बता देता हूँ मैं आपको, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी से ज़्यादा डेरिवेशन प्रिपेयर करके चलना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। कॉम्पिटिटिव में अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक वही रहता है। तो यूनिवर्सिटी का अगर आप पढ़ रहे हो इसमें और ये सारे टॉपिक्स हैं ना, तो डेरिवेशन इसीलिए भरपूर मात्रा में आप पढ़िए, क्योंकि उससे आपको अगर सवाल पूछेगा तो पूरा डिराइव ही करने को बोल रहा होगा बेसिकली वो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच। सो व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ
कपलिंग। ओके, तो जब मैंने आपको पिछले केस पे दो कंडीशन दिखाया जहाँ पे एक कॉइल पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ और दूसरी कॉइल पर उसका इफेक्ट देख रहा हूँ, तो दोनों ही केसेस पे आपने देखा कि कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंकेज थी जिसके आधार पे हमको आउटपुट ईएमएफ मिल रहा था। ठीक, अब इसी फ्लक्स लिंकेज को हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के अंदर। क्या बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग? तो इट प्रेजेंट्स द fraction of flux linkage. It presents the fraction of flux linkage with respect to the total flux available, with respect to the total flux available. It is denoted by, इसको K से डिनोट करते हैं, एंड इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? नो यूनिट। देखिए, कोफिशिएंट्स हो गए या फिर फ्रैक्शंस हो गए या फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं, इन सब की कोई यूनिट नहीं होती है। दे आर बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सेम टाइप की क्वांटिटीज का ही रेशियो होते हैं ये लोग, इसलिए इनकी कोई यूनिट बनती भी नहीं है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, तो इसके दो एक्सप्रेशन बनेंगे। फिर दो कंडीशन मैंने आपको बताया था, तो एक मैंने आपको केस 1 बताया था, एक मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था जहां पे कि कॉइल 1 से हम सप्लाई दे रहे हैं। तो कॉइल 1 से अगर सप्लाई है तो उस कंडीशन में के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देन के विल बी गिवन एज 512/5 ऐसा लिखेंगे आप। लेकिन यही चीज अगर केस 2 की बात करेंगे हम लोग, सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर इसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल से सप्लाई दे रहे हैं और प्राइमरी पर इंड्यूस्ड होकर के आ रहा है, तो यहाँ के का एक्सप्रेशन हो जाएगा 521 डिवाइडेड बाई 5/2। तो सिंपल सा मीनिंग इसका यही है कि कितनी टोटल फ्लक्स थी उसमें से कितना परसेंट लिंक हो पा रहा है, या उसमें से कितना फ्रैक्शन जो है वो लिंक हो रहा है बगल वाले कॉइल के साथ, वही बताएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बेसिक एक्सप्रेशन है इसका सीधे सीधे। ठीक है, यहां तक आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछेगा तो साथ में रिलेशन भी पूछ सकता है कि उसका एम और एल के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। ये आखिरी टॉपिक रखते हैं उसको आज का, इससे आपको पूरी चीजें जो है वो मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बोलता है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स विच लिंक्स विथ अनदर कॉइल, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसकी भी 3 स्टेट्स होती है, इसकी भी 3 कंडीशंस होती है। क्या क्या 3 कंडीशंस होती है भाई? कि या तो k की वैल्यू वेरी मच लेस देन 1 होगी, k की वैल्यू या तो वेरी मच लेस देन 1 होगी। उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों कॉइल्स के बीच में वीक कपलिंग है, वीक कपलिंग है। ठीक है, और या तो फिर k की वैल्यू जो है वो, k की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 रहेगी। उस कंडीशन में हम बोलेंगे दोनों कॉइल्स जो हैं वो टाइटली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड। बेसिकली जब आप कपल्ड सर्किट्स पढ़ते हो तो उसमें आपको ये भी बताना पड़ता है कि दो कॉइल्स के बीच में कपलिंग कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसका मतलब हम एक कॉइल में अगर कोई ईएमएफ कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फ्लक्स वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारी फ्लक्स वेस्ट तो नहीं जा रही है, उसमें से कितना हिस्सा बगल वाली कॉइल से लिंक हो पा रहा है और उससे हमको इंड्यूस्ड आउटपुट मिल पा रहा है। वो देखने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है कि कपलिंग कैसी है दोनों कॉइल्स के बीच में। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा छोटा है इसका वैल्यू के का, 1 से बहुत छोटा है, आप खुद से देखिए 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती ना इसकी वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली जितना फ्लक्स बना रहे हो ज्यादा से ज्यादा वो पूरा का पूरा लिंक हो सकता है, 100% हो सकता है, तो वैल्यू उस फैक्टर की 1 आ सकती है। 1 से बड़ी होने का मतलब ये हो जाता है कि जितनी आप फ्लक्स बना रहे हो उससे ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रही है ना, मतलब उससे ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रही है। तो मतलब ये हो गया कि कुकर में आपने 2 लोगों का खाना चढ़ाया और 4 लोग बैठ के खा रहे हैं उस खाने में। ठीक है, और वो भी एक्सेस क्वांटिटी, जितना उस कुकर में था ही नहीं, तो मतलब खाना किसी दूसरे के घर से भी आया बीच में। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप वीक कपलिंग और टाइटली कपल्ड बता सकते हैं। इन दोनों के बीच का स्टेट जो है वो एवरेज कपलिंग या मीडियम कपलिंग उसको बोल सकते हैं, कि अगर के स्लाइटली लेस देन 1 है तो फिर मीडियम कपलिंग हो गया। अदर देन दैट 2 एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पे लिखे मैंने। अब आखिरी आज का जो डेरिवेशन पॉइंट है वो बेस करता है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K, म्यूचुअल इंडक्टेंस
m and self inductances L। ठीक है, इन तीनों को एक दूसरे के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे फटाफट से मैं बता देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन इनका बनता कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए वही सेम दो सिनारियो है हमारे पास, केस 1 केस 2, अब दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसका एक्सप्रेशन खाली मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, इसको लिख देते हैं फटाफट से कि वी नो दैट, जो जो एक्सप्रेशन अभी तक आपने डिराइव कर लिया उसको लिख लीजिए। वी नो दैट k इज इक्वल्स टू 512 अपॉन 5 1 एंड ऑल्सो k इज इक्वल्स टू 521 अपॉन 5 2। ये एक्सप्रेशन तो दोनों नोन है, इससे क्या करते हैं, दो रिलेशन बना लेते हैं। सो वी कैन से 512 को k51 बोल सकते हैं एंड 521 को हम लोग k इंटू 5 2 भी बोल सकते हैं। आगे चल के इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसको अभी से रिलेट करके रख लिया। एक तो ये चीज हम जानते हैं, दूसरा एक और चीज हमारे पास एक्सप्रेशन है, ऑल्सो वी नो दैट m का एक्सप्रेशन क्या है, m इज इक्वल्स टू n d5 अपॉन डी आई, यहां पर भी है। और एक और एक्सप्रेशन है, दो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले ना हम लोग, n d5 बाई डी आई। अब दोनों जगह पे फाई कौन सा है, आई कौन सा है और n कौन सा है वो बस मैटर करता है। तो अगर सपोज कर लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट केस का निकाले तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि वो नंबर ऑफ टर्न्स n2 पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स कौन सी 512, करंट कौन सी I1। और दूसरे केस में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो n1 पे डिपेंड कर रहा है, 521 पे डिपेंड कर रहा है और I2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, ये इतना एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये चार एक्सप्रेशन आपके पास शुरुआत से अवेलेबल होने चाहिए। ठीक, अब अगर सपोज कर लीजिए ये दोनों एक्सप्रेशन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने लिया, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन करंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मटेरियल, मैं कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना लेके मैंने एयर को एज अ मीडियम ले लिया, सपोज कर लिया कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एज अ मीडियम ले लिया। सो इफ वी कंसिडर air as a medium, एयर क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, म्यू आर की वैल्यू 1 है, उसकी म्यू आर की वैल्यू 1 है, मतलब उसके अंदर के जो चेंजेस है ये इतना धीरे धीरे चेंज होगा या इतना कम चेंज होगा कि उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो आप। तो ये जो चेंज मैंने लिखा है d521 अपॉन di2, वो d का फैक्टर ही हट जाएगा सीधे सीधे, मतलब चेंज जो है वो इतनी स्लो चेंज होगी कि उसका चेंज का होना और नहीं होना एक बराबर हो गया। क्योंकि एयर है एज अ मीडियम, तो वहां पर फ्लक्स का ट्रांसफर उतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए, जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। तो देयरफॉर हमारे पास नया एक्सप्रेशन आता है, वी कैन से m इज इक्वल्स टू n2 512 अपॉन I1। और वैसे एक दूसरा एक्सप्रेशन इस तरफ बनेगा कि m इज इक्वल्स टू n1 521 अपॉन I2। अब ये दो नए एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, इनका कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, लेट इट बी एक्सप्रेशन ए या एक्सप्रेशन 1, और इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये दो एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने कंडीशन ले लिया एयर एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि अब ये दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 का मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा m का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर m था तो m का स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड पे क्या बचा आपके पास, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया n2 512 अपॉन I1 इंटू n1 521 अपॉन I2। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अगर अरेंज कर ले तो दो तीन चीजें और दिखेंगी आपको। क्या, देखिए 512 के लिए मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ कि 512 को आप k51 लिख सकते हो और 521 को आप k52 लिख सकते हो। तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग द एक्सप्रेशन फॉर putting the expression for 512 and 521 in terms of k and phi, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग फिर से यहां पे लिखेंगे कि therefore m का स्क्वायर इज इक्वल टू n2। अब
अब फाई 1 2 की जगह पे मैं लिखूंगा के फाई 1 डिवाइडेड बाई आई 1 मल्टीप्लाइड विथ एन 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे के फाई 2 अपॉन आई 2। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको क्लियर है? ऊपर के एक्सप्रेशन पे हम लोग पहले ही इसीलिए लिख चुके हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज मतलब जितने 1 वाले टर्म से उसको एक तरफ और जितने 2 वाले टर्म से उसको दूसरी तरफ। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं दोबारा अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे के फाई 1 है अपॉन आई 1 है ना, तो n2 को उधर भेज दो, n1 को इधर ले आओ। n1 के फाई 1 अपॉन आई 1 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड एक्सप्रेशन। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है अपना, n2 के फाई 2 डिवाइडेड बाई आई 2। ये सेकेंड एक्सप्रेशन। अब इसमें से k को थोड़ा बाहर निकाल लो आप। कॉमनली अगर k को बाहर निकाल लो तो आपको दिखेगा n फाई अपॉन आई इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस, सिंस L इज इक्वल्स टू n फाई अपॉन आई। याद है आपको, ये एक्सप्रेशन बनाए हुए थे हम लोग अब से कुछ देर पहले। ये एक्सप्रेशन को अगर आप यहाँ पे पुट कर दें इस जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा इसमें फाइनली, देखिए अब यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा, इसको यहाँ ले आते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से कि m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर इंटू L1 इंटू L2। ये देखिए L1 इंटू L2 कहाँ से आ रहा है वो समझ गए ना आप, कि मैंने इस सेक्शन को चूंकि सब 1 के फॉर्म में तो L1 एक्सप्रेस कर दिया, सब 2 के फॉर्म में तो L2 लिख दिया इसको। ठीक है, और k का स्क्वायर हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होकर के। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आ गया कि k का स्क्वायर L1 L2 एंड m इज इक्वल्स टू k टाइम्स अंडर रूट L1 L2। बड़ा ही फेमस एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन बनता है इससे, न्यूमेरिकल आता है इससे। ठीक है, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया तो इस पॉइंट से जरूर आता है। या फिर आप लिख सकते हो कि k इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2। L1 L2 क्या है, दे आर द सेल्फ इंडक्टेंसेस। सेल्फ इंडक्टेंस है, m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, k का एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कोई आपसे पूछे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको एकदम प्रॉपर वे में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट और साथ ही उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये नोट जो है मैं आपके जो ड्राइव लिंक है उस पर अपलोड कर देता हूँ प्रॉपरली और अपडेट कर देता हूँ उसको, ताकि आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, उसकी लिंक भी है आपको मैं इस वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सेशन आज का यहीं पर रखते हैं। तो इस साल का 2023 का ये यूनिवर्सिटी सेशंस का आखिरी लेक्चर। अब मिलते हैं आप सभी से 1 जनवरी 2024 को और मस्त तरीके से आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। सो वंस अगेन आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर डियर। मस्त तरीके से एंजॉय करिएगा आप, बढ़िया तरीके से पार्टी सेलिब्रेट करिए। बट एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स ये जो नया साल शुरू हो रहा है, डे 1 से इसका एक एक मिनट एक एक आवर जो है वो बहुत कीमती है और उसको जितना बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर आपका उतना शानदार रहेगा, ब्राइट रहेगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।